Hello everyone, welcome back to my channel. I am Divya and today I am going to explain you about class 9th science NCERT book chapter number 15. So chapter number 15 में हम लोग बात कर रहे थे improvement in food resources की. So already we have covered some of the parts of this chapter. और उस वीडियो की जो लिंक है वो मैंने यहाँ कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दी है, तो आप वहां से देख सकते हैं. अब हम इस वीडियो में पर्टिकुलर पढ़ने वाले हैं इरिगेशन. तो देखो इरिगेशन क्या होता है, क्योंकि देखो हमारे जो इंडिया है वहां पर जो एग्रीकल्चर का जो सिस्टम है ना वो पूरा के पूरा किसके ऊपर डिपेंड करता है, रेन के ऊपर. जिस एरिया में जो रेन है वो सफिशिएंट अमाउंट में होगी, जहाँ पे जो मॉनसून होगा वो काफी अच्छा होगा, वहां पे जो क्रॉप की जो यील्ड है हमें कैसी देखने को मिलेगी, काफी ज्यादा अमाउंट में, है ना. वहां का जो क्रॉप का जो यील्ड होगा कैसा होगा, काफी अच्छा होगा. लेकिन अगर हम बात करें ऐसी एरिया जहाँ पे जो बारिश है बहुत कम होती है, जहाँ का मॉनसून कैसा है, बहुत ही पुअर है, तो वहां पे क्रॉप क्या हो सकती है, फेल हो सकती है ना. क्योंकि देखो बेसिकली अगर इरिगेशन नहीं होगी, बारिश नहीं होगी, तो क्रॉप क्या होंगे, अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे एंड फिर हमें अच्छी फसल नहीं मिलेगी. तो ये क्या इंश्योर करते हैं, लाइक क्रॉप्स गेट वाटर एट द राइट स्टेज ड्यूरिंग देयर ग्रोइंग सीजन कैन इंक्रीज द एक्सपेक्टेड यील्ड्स ऑफ एनी क्रॉप. तो देयरफॉर मैनी मेजर, इसलिए क्या हुआ, बहुत सारे मेजर्स को हमने यूज किया टू ब्रिंग मोर एंड मोर एग्रीकल्चरल लैंड अंडर इरिगेशन, ताकि जो एग्रीकल्चर का जो लैंड है वो किसके अंडर में आ जाए, इरिगेशन के अंडर में. तो देखो इंडिया में क्या है, बहुत सारे हमें वैरायटी के वाटर रिसोर्स देखने को मिलते हैं एंड हैड अ हाईली वेराइड क्लाइमेट. अब इस कंडीशन में क्या होता है, सेवरल डिफरेंट काइंड्स के इरिगेशन सिस्टम को हमने अडॉप्ट किया है कि जो वाटर का है सप्लाई किया जा सके. अब कौन कौन से सोर्स है, तो पहला सोर्स है वेल्स, दूसरा है कैनाल्स. तो देखो वेल्स में क्या होता है, टू टाइप्स के क्या हमें देखने को मिलते हैं वेल्स. तो पहला क्या है, डग वेल्स, वही दूसरा है ट्यूब वेल्स. अब डग वेल्स और ट्यूब वेल्स में क्या डिफरेंस है, तो देखो डग वेल्स जो होते हैं ना वहां पे वाटर क्या रहता है, कलेक्टेड रहता है एंड हम वाटर को कलेक्ट कर लेते हैं फ्रॉम वाटर बियरिंग स्ट्रेटा, ठीक है, उससे हम वाटर को कलेक्ट कर लेते हैं. वही जो ट्यूबवेल्स होते हैं ना वहां पे वाटर को क्या किया जाता है, अपलिफ्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ पंप्स फॉर इरिगेशन. नेक्स्ट है हमारे पास कैनाल्स. तो कैनाल्स में क्या होता है, ये यूजुअली एक इलेबोरेट और एक्सटेंसिव इरिगेशन सिस्टम है. इसमें क्या होता है कि जो सिस्टम है इसमें कैनल रिसीव करता है वाटर फ्रॉम वन और मोर रिजर्वायर और फ्रॉम रिवर्स. बेसिकली सपोज करो ये रिवर है, यहाँ से पूरा वाटर कहाँ पे आएगा, कैनाल्स में आएगा. अब कैनाल्स में क्या होते हैं, बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं इस टाइप्स के, इसी ब्रांचेस के थ्रू वाटर क्या होता है, जो हमारा इरिगेशन लैंड है वहां पे सप्लाई किया जाता है. नेक्स्ट है रिवर लिफ्ट सिस्टम. तो रिवर लिफ्ट सिस्टम में क्या होता है, ये ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे कैनल का जो फ्लो होता है वो इस इनसफिशियंट, अगर वो सफिशियंट अमाउंट में कैनल का फ्लो नहीं होता, ठीक है, या तो इरेगुलर वे में फ्लो हो रहा है, ठीक है. अब इरेगुलर फ्लो वे में फ्लो कब होगा, जब वहां पे प्रॉपर अमाउंट में रिजर्वायर्स नहीं रिलीज होंगे. तो क्या करते हैं, वाटर को अपलिफ्ट किया जाता है. तो द लिफ्ट सिस्टम इज मोर रेशनल, वाटर इज डायरेक्टली ड्रॉन फ्रॉम द रिवर. तो डायरेक्टली हम क्या करते हैं, जहाँ पे कैनल्स में वाटर नहीं रिलीज होता तो हम डायरेक्टली वाटर को कहाँ से ड्रॉन करते हैं, रिवर से, फॉर सप्लीमेंटिंग इरिगेशन इन एरियाज क्लोज टू रिवर्स. लास्ट है टैंक्स. अब टैंक्स क्या होते हैं, वहां पे क्या करते हैं, बेसिकली वाटर को स्टोर करके रख लेते हैं, ठीक है, ये एक रिजर्वॉयर की तरह ही एक्ट करता है. और उसके बाद में जो स्मॉलर कैचमेंट होते हैं, जहाँ जो एरियाज होते हैं वहां पे वाटर को सप्लाई करते हैं. तो ये तो कुछ हो गई सोर्सेस की बात. अब देखो फ्रेश, अभी अभी हमने क्या किया है, अगर हमें वाटर के जो अवेलेबल है ना उसको इंक्रीज करना है एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, तो हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को अडॉप्ट किया है. अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम क्या होता है, और हमने वहीं पे अडॉप्ट किया है वाटर शेड मैनेजमेंट को. अब देखो इसमें क्या होता है, बिल्डिंग स्मॉल चेक डैम्स, हम स्मॉल स्मॉल चेक डैम्स बना लेते हैं, ठीक है, टू लीड टू एन इंक्रीज इन ग्राउंड वाटर लेवल, ताकि जो ग्राउंड वाटर का जो लेवल है, मतलब बेसिकली जब बारिश का टाइम होता है तो बारिश होती है, उसके साथ में क्या होता है कि बहुत सारा वाटर फ्लो हो जाता है, वेस्ट हो जाता है. अगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को हमने अडॉप्ट किया है या वाटर शेड मैनेजमेंट को अडॉप्ट किया है तो वाटर क्या हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा वहां पे, और जितना अंडरग्राउंड वाटर है उसका जो लेवल है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और बाद में यही वाटर एग्रीकल्चर की पर्पस में काम में आ जाएगा जब वाटर की शॉर्टेज होगी.
ठीक है। अब एक और इनका इंपॉर्टेंट रोल रहता है चेक डैम्स का। ये जो चेक डैम्स होते हैं ना, ये स्टॉप करते हैं रेन वाटर को फ्रॉम फ्लोइंग अवे एंड ऑल्सो रिड्यूस सॉइल इरोजन। मतलब क्या होता है कि जितने भी वाटर के साथ में जो सॉइल जो फ्लो हो जाती है, तो इस वजह से क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है, सॉइल इरोजन की प्रॉब्लम क्रिएट होगी। लेकिन अगर वहीं पे हम चेक डैम्स को क्रिएट करेंगे तो जो रेन वाटर रहेगा फ्रॉम फ्लोइंग अवे एंड ऑल्सो रिड्यूस द सॉइल इरोजन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्रॉपिंग पैटर्न्स। तो अगर हमें जो हमारे क्रॉप्स जो ग्रो कर रहे हैं, अगर हमें लगता है कि उनका मैक्सिमम बेनिफिट हमें देखने को मिले, है ना, तो उसके लिए क्या होगी, हमें डिफरेंट क्रॉपिंग पैटर्न्स को अडॉप्ट करना होगा। सबसे पहला है मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग में क्या होता है कि हम डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स को एक या एक मतलब बेसिकली दो या दो से ज्यादा क्रॉप्स को एक साथ साइमल्टेनियसली क्या करते हैं, सेम ही लैंड पे ग्रो करते हैं। अगर एग्जांपल की बात करें, वीट हो गया, ग्राम, वीट प्लस मस्टर्ड को एक साथ ग्रो कर दिया, या ग्राउंड नट और सनफ्लावर को एक साथ हमने ग्रो कर दिया, तो ये क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं रिस्क को एंड गिव सम इंश्योरेंस अगेंस्ट फेलियर ऑफ वन ऑफ द क्रॉप। सपोज हम करो हमने वीट और ग्राम का एग्जांपल लिया, अगर वीट की क्रॉप सपोज करो बाय चांस क्या हुई, फेल हो गई, अच्छे से वो ग्रो नहीं कर पाई, तो हमारे पास ग्राम की क्रॉप तो रहेगी, है ना, तो हमें इतना लॉस नहीं होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटरक्रॉपिंग। जैसे ही मिक्स्ड होता है ना, वैसे ही इंटरक्रॉपिंग होता है, लेकिन इंटरक्रॉपिंग में क्या होता है, ये डिफरेंस होता है इनमें कि एक डेफिनेट पैटर्न में हम क्रॉप को ग्रो करते हैं। लाइक आपको एग्जांपल में दिख रहा होगा, जो पहली क्रॉप है देखो डेफिनेट पैटर्न्स में स्टार्टिंग के दो लाइंस, फर्स्ट लाइन एंड सेकंड लाइन, इसमें क्या है, सेम क्रॉप्स को ग्रो किया है। उसके बाद अल्टरनेट वेज में हमने क्या किया है, क्रॉप्स को ग्रो किया है। A few rows of one crop alternate with a few rows of a second crop। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो सोयाबीन, मेज, फिंगर मिलेट्स और काउपी। The crops are selected such that their nutrients requirement are different। हाँ, ये काफी इंपॉर्टेंट है। हम क्रॉप्स को जो सिलेक्ट करते हैं ना, वो डिपेंड करता है कि उनका जो न्यूट्रिएंट्स का जो रिक्वायरमेंट है वो काफी डिफरेंट होना चाहिए। ये ऐसा क्यों है, ताकि ये इंश्योर कर सके मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट सप्लाइड and also prevents pests and disease from spreading to all plants belonging to one crop in a field। This way both crops can give better returns। ताकि जितना भी जो पेस्टिसाइड्स, जितना भी पेस्ट लग जाते हैं ना, कीड़े लग जाते हैं जो प्लांट्स में, उसको रोकने के लिए, ठीक है, हम क्या करते हैं, इसको एक डेफिनेट पैटर्न्स में ग्रो करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो मिक्स्ड क्रॉपिंग है उससे कहीं ना कहीं फार बेटर है इंटरक्रॉपिंग। The growing of different crops on a piece of land in a pre-plant succession is known as crop rotation। तो ये बेसिकली क्या है, क्रॉप रोटेशन है। Depending upon the duration, अब ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो क्रॉप रोटेशन को किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप कॉम्बिनेशन के बेस पे। अब देखो कितनी अवेलेबिलिटी होगी मॉइस्चर की, या कितनी ज्यादा आपके पास इरिगेशन की फैसिलिटीज है, ये डिसाइड करती है कि हम कौन से क्रॉप को ग्रो करेंगे या किसको कल्टीवेट करेंगे आफ्टर वन हार्वेस्ट। इफ क्रॉप रोटेशन इज डन प्रॉपरली, अगर क्रॉप रोटेशन काफी अच्छे से किया जाए, देन 2 or 3 क्रॉप्स कैन बी ग्रोन इन अ ईयर। मतलब पर ईयर हम क्या कर सकते हैं, 2 या 3 क्रॉप्स को तो इजीली ग्रो कर सकते हैं और हमें काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। अब हमने क्रॉप को ग्रो तो कर लिया, अब हम उसको प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए भी हमें काफी अच्छी प्लान्स बनाने पड़ेंगे। तो देखो जो फील्ड होता है जहाँ पे क्रॉप्स को ग्रो करते हैं आर इन्फेस्टेड बाय लार्ज नंबर ऑफ वीड्स। वहां पे क्या होते हैं, वीड्स कभी कभी क्या होते हैं, ग्रो हो जाते हैं। वीड्स क्या होते हैं, अनवांटेड प्लांट्स होते हैं। या तो कभी कभी उन जो क्रॉप्स है उनमें इंसेक्ट्स, पेस्ट या कोई ना कोई डिसीज हो जाती है। अगर वीड्स एंड पेट्स आर नॉट कंट्रोल, अगर हमने प्रॉपर राइट टाइम में इन पेस्ट को और इन वीड्स को कंट्रोल नहीं किया एप्रोप्रिएट टाइम में, तो ये पूरी की पूरी हमें जो क्रॉप है उसको क्या कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं। सो मच दैट मोस्ट ऑफ द क्रॉप इज लॉस्ट। वीड्स आर अनवांटेड प्लांट्स। मैंने आपको बताया ना, वीड्स क्या है, अनवांटेड प्लांट्स हैं जो क्या होते हैं, ग्रो हो जाते हैं साइमल्टेनियसली। फॉर एग्जाम्पल जैंथियम, अगर जैंथियम भी क्या है, वीड है, ठीक है। दे कंप्लीट फॉर फूड, स्पेस एंड लाइट। और वो क्या करेंगे, वो कंपीट करेंगे किसके लिए, फूड के लिए, स्पेस के लिए और लाइट के लिए। तो आधा हमारा जो न्यूट्रिएंट है, जो हमारे जो क्रॉप है, उसका आधा न्यूट्रिएंट्स तो इन वीड्स के पास चला जाएगा। तो वीड्स टेक अप न्यूट्रिएंट्स एंड रिड्यूस द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप।
और हमारा जो क्रॉप है उसकी जो ग्रोथ होती है उसको क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। Therefore, removal of weeds from cultivated fields during the early stages of crop growth is essential for good harvest. इसीलिए बोलते हैं टाइम पे क्या होना चाहिए, इनका रिमूवल कर देना चाहिए ताकि हमें गुड हार्वेस्ट मिल सके। अब बेसिकली क्या होता है, जो पेस्ट होते हैं ना, जो इंसेक्ट्स होते हैं वो अटैक करते हैं प्लांट्स पे, वो 3 वेज पे। पहला है दे कट द रूट, वो क्या करते हैं, रूट्स को ही कट कर देते हैं, या तो स्टेम को एंड लीफ को। दूसरा वे है इनका दे सक द सेल सैप फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तीसरा है दे बोर इनटू स्टेम एंड फ्रूट्स, दस अफेक्ट द हेल्थ ऑफ द क्रॉप एंड रिड्यूस यील्ड। इस वजह से क्या हो जाती है, जो क्रॉप की जो हेल्थ है वो रिड्यूस हो जाती है ना, वो उस पर काफी इफेक्ट हो जाता है और हमें जो यील्ड रहता है वो काफी कम मिलता है। अगर किसी प्लांट्स में डिसीज होता है तो वो किस वजह से होगा, आर कॉज बाय पैथोजेंस। अभी पैथोजेंस क्या होते हैं, लाइक बैक्टीरिया हो गया, फंगाई हो गया, वायरसेस हो गए, ठीक है। अभी जो पैथोजेंस होते हैं ना, ये प्रेजेंट होते हैं इन एंड ट्रांसमिटेड थ्रू द सॉइल, और वो ट्रांसमिट होते हैं सॉइल के थ्रू, वाटर के थ्रू एंड एयर के थ्रू। अब ये जितना भी वीड्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, और ये डिसीज कैन बी कंट्रोल बाय वेरियस मेथड्स। अब बहुत सारे मेथड्स हैं जिनके बेस पे हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो मोस्ट कॉमनली यूज मेथड है ना, इज द यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स। मतलब पेस्टिसाइड्स को हम यूज करके इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसमें क्या इंक्लूड कर सकते हैं हम, हर्बिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड फंगिसाइड्स। अभी जो केमिकल्स होते हैं ना, जो कि स्प्रेड किए जाते हैं क्रॉप्स पे और यूज फॉर ट्रीटिंग सीड्स एंड सॉइल, हाउएवर अगर हम इसका भी अगर एक्सेसिव यूज करेंगे ना इन केमिकल्स का, तो ये भी एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि देखो ये जो केमिकल्स है वो क्या हो सकते हैं, पॉइजनस हो सकते हैं प्लांट्स के लिए, और बेसिकली जितनी भी एनिमल स्पीसीज है, इवन इन्वायरमेंट पोल्यूशन भी क्रिएट कर सकते हैं। तो वीड कंट्रोल्स मेथड आल्सो इंक्लूड मैकेनिकल रिमूवल, प्रिवेंटिव मेथड सच एज प्रॉपर सीड बेड प्रिपरेशन, timely sowing of crops, intercropping and crop rotation also help in weed control. तो weed को कंट्रोल करने के लिए ये सारे मेथड्स यूजफुल रहते हैं। अब कुछ अदर प्रिवेंटिव मेजर्स की बात करें अगर पेस्ट के अगेंस्ट में, तो आर द यूज ऑफ रेजिस्टेंट वेराइटीज एंड समर प्लगिंग। ये कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं। इसमें क्या होता है, फील्ड्स को हम पूरी तरीके से प्लग कर लेते हैं समर के टाइम पे, ताकि जितने भी वीड्स हैं या जो पेस्ट है वो क्या हो सके, डिस्ट्रॉय हो पाए। नेक्स्ट है हमारा स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। अब हमने इसको प्रोटेक्ट कर लिया, हार्वेस्ट कर लिया, तो अब इस ग्रेन्स को कहाँ पे स्टोर करेंगे। तो स्टोरेज लॉसेस इन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कैन बी वेरी हाई। अब क्या क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होंगे इन लॉस के लिए, तो कुछ बायोटिक फैक्टर्स हैं, लाइक इंसेक्ट्स हो गए, रोडेंट्स हो गए, फंगाई हो गई, माइट्स एंड बैक्टीरिया, और कुछ क्या है, एबायोटिक फैक्टर्स हैं। अगर इनएप्रोप्रिएट मॉइस्चर में हमने इनको स्टोर करके रख दिया तो खराब हो जाएंगे। अगर ऐसे टेम्परेचर में रख दिया, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर या बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर है इन द प्लेस ऑफ स्टोरेज, तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स है वो क्या करेंगे, डिग्रेडेशन इन क्वालिटी, मतलब जो क्वालिटी होगी ना क्रॉप की वो क्या हो जाएगी, लॉस्ट, खत्म हो जाएगी उसकी क्वालिटी, और लॉस इन वेट, पुअर जर्मिनेबिलिटी, डिसकलरेशन ऑफ प्रोड्यूस, ऑल लीडिंग टू पुअर मार्केटेबिलिटी। उससे क्या होगा कि वो जो क्रॉप हो जाएगी ना, अगर वो अच्छी नहीं रहेगी तो मार्केट में उस क्रॉप की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दीज फैक्टर्स कैन बी कंट्रोल्ड बाय प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड बाय सिस्टमैटिक मैनेजमेंट ऑफ वेयर हाउस। मतलब जहाँ पे क्रॉप को हम स्टोर करके रखते हैं ना, तो उसको काफी, मतलब वहाँ का जो एटमोस्फेयर है उसको काफी मेंटेन करके रखना पड़ता है। अब जो प्रिवेंटिव एंड कंट्रोल मेजर्स आर यूज्ड बिफोर ग्रेन्स आर स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूज, दे इंक्लूड स्ट्रिक्ट क्लीनिंग ऑफ द प्रोड्यूस बिफोर स्टोरेज। मतलब उसको सबसे पहले आप स्टोरेज करने के पहले सबसे अच्छे से उसको क्लीन कर लो, फिर प्रॉपर तरीके से उसको ड्राई कर लो ऑफ द प्रोड्यूस फर्स्ट इन सनलाइट, सबसे पहले सनलाइट में उसको ड्राई कर लो, फिर शेड में ड्राई कर लो, एंड फ्यूमिगेशन यूजिंग केमिकल्स दैट कैन किल पेस्ट। नेक्स्ट है एनिमल हस्बेंड्री। अब एनिमल हस्बेंड्री क्या है, इज द साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ एनिमल लाइफ स्टॉक्स। अब ये क्या इंक्लूड करते हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट सच एज फीडिंग हो गया, ब्रीडिंग, डिसीज कंट्रोल, ओके। देन एनिमल बेस्ड जो फार्मिंग इंक्लूड्स कैटल हो गए, अब गोट्स को रखना, शिप, पोल्ट्री एंड फिश फार्मिंग। अभी जो पॉपुलेशन होता है ना वो इंक्रीज होता जाता है, एंड एज लिविंग स्टैंडर्ड्स इंक्रीज द डिमांड फॉर मिल्क
अब जैसे जैसे क्या होगा, अगर इनकी जो पॉपुलेशन होगी वो इंक्रीज होगी तो जो डिमांड होगी ना मिल्क का, एग के लिए, मीट के लिए, ये क्या होगा, ये भी ग्रो करेगा. Also, the growing awareness of the need for human treatment of livestock has brought in new limitation in livestock farming. Thus, livestock production also needs to be improved. इसलिए क्या बोलते हैं, जो लिवस्टॉक का जो प्रोडक्शन है ना, उसको भी इम्प्रूव करने की काफी जरूरत है. तो सबसे पहले बात करते हैं कैटल फार्मिंग की. कैटल हस्बेंड्री क्या होता है? इज डन फॉर टू पर्पस. ये बेसिकली दो पर्पस के लिए की जाती है. पहला है मिल्क, दूसरा है ड्रॉट लेबर फॉर एग्रीकल्चर वर्क. क्योंकि देखो बेसिकली क्या होता है, टिलिंग के लिए, इरिगेशन के लिए, काटिंग के लिए, ठीक है, हम लोग किसका यूज करते हैं, कैटल्स का यूज करते हैं, मतलब काउस का यूज करते हैं. तो इंडियन कैटल्स बिलोंग्स टू 2 डिफरेंट स्पीसीज. पहली है बॉस इंडिकस, दूसरी है काउस एंड बोस बिबेलिस, जिसे हम क्या बोलते हैं, बफेलोस. बॉस इंडिकस मतलब काउस एंड बॉस बिबेलिस बफेलोस. ये जो मिल्क प्रोड्यूसिंग फीमेल्स आर कॉल्ड मिल्क एनिमल्स, मतलब इन्हें डेयरी एनिमल्स भी बोला जाता है. वाइल द वन यूज्ड टू फॉर फार्म लेबर, और जो ऐसे काउ है ना, लाइक जो मेल काउस होते हैं जो कि फार्म के लिए यूज किए जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं ड्रॉट एनिमल्स. ओके, तो हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, मिल्क एनिमल्स एंड ड्रॉट एनिमल्स. मिल्क प्रोडक्शन डिपेंड्स टू सम एक्सटेंट ऑन द ड्यूरेशन ऑफ द लैक्टेशन पीरियड. मतलब जितना जो मिल्क का जो प्रोडक्शन होगा ना, वो डिपेंड करेगा उनके लैक्टेशन पीरियड पे. मीनिंग द पीरियड ऑफ मिल्क प्रोडक्शन आफ्टर the birth of a calf. So milk production can be increased by increasing the lactation period. अब मिल्क के प्रोडक्शन को हमें बढ़ाना है तो हमें क्या करना होगा, उनका जो लैक्टेशन पीरियड है उसको इंक्रीज करना होगा. एक्सोटिक और फॉरेन ब्रीड्स की बात करें, लाइक जैसे जर्सी हो गई, ब्राउन स्विस होगी, उनको हम सिलेक्ट करते हैं फॉर लॉन्ग लैक्टेशन पीरियड्स के लिए. वहीं पे जो लोकल ब्रीड्स है ना, लाइक रेड सिंधी या सहीवाल, ये क्या करते हैं, एक्सीलेंट रेजिस्टेंस टू गेट डिसीज. तो द टू कैन बी क्रॉस ब्रीड. इनका क्या होते हैं, हम दोनों की जो क्वालिटीज रहती है उनको क्रॉस ब्रीड करवाते हैं और हम एक नई जो हम क्या बोल सकते हैं कि टू गेट एनिमल्स विद बोथ द डिजायर क्वालिटीज, और एक ऐसा एनिमल प्रोड्यूस करते हैं जिनके अंदर दोनों जो क्वालिटीज रहती हैं वो मिल जाती हैं. Proper cleaning and shelter facilities for cows and buffaloes are required for human farming, for the health of the animals and for production of clean milk as well. मतलब एनिमल्स की हेल्थ के लिए, और हमें जो मिल्क मिल रहा है काफी क्लीन है, उसका प्रोडक्शन काफी क्लीन हो, उसलिए जो शेल्टर होगा, वहां का जितना आसपास का सराउंडिंग होगी उसकी क्लीनलीनेस पे भी ज्यादा ध्यान दिया जाता है. अब जो एनिमल्स होते हैं वो रिक्वायर रेगुलर ब्रशिंग टू रिमूव डर्ट एंड प्रॉपर हेयर loose care. Here, they should be sheltered under well-ventilated roof shades that protect them from rain. मतलब उनको एक हमें कहाँ रखना चाहिए, रूफ शेड्स में रखना चाहिए ताकि वो उन्हें बचा सके हम रेन से, हीट से या कोल्ड से. और जो फ्लोर होता है ना जो कैटल शेड्स का, नीड टू बी स्लोपिंग सो एज टू स्टे ड्राई एंड टू फैसिलिटेट क्लीनिंग. अब जो फूड रिक्वायरमेंट होती है डेयरी एनिमल्स की, और 2 टाइप्स की होती है. पहला है मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट, लाइक विच इज द फूड रिक्वायर्ड टू सपोर्ट द एनिमल्स टू लिव अ हेल्थी लाइफ, एंड दूसरा है मिल्क प्रोड्यूसिंग रिक्वायरमेंट. पहला तो फूड हम वो उन्हें देंगे जो उनकी लाइफ को क्या हो, मतलब जो उनके लिए हेल्थी हो, ठीक है. और दूसरा है मिल्क प्रोड्यूसिंग रिक्वायरमेंट, विच इज द टाइप ऑफ फूड रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द लैक्टेशन पीरियड. लैक्टेशन पीरियड के टाइम पे जो फूड उन्हें रिक्वायरमेंट होती है. अब जो एनिमल फीड्स होते हैं वो इंक्लूड्स होते हैं रफेज पे, विच इज लार्जली मतलब फाइबर्स, बेसिकली फाइबर्स को देते हैं. दूसरा है concentrates which are low in fiber and contain relatively high level of proteins and other nutrients. Cattle need balanced rations containing all nutrients in proportionate amount. मतलब एक प्रॉपर अमाउंट में, जैसे हमारे लिए बैलेंस डाइट की रिक्वायरमेंट होती है ना, जरूरत होती है ताकि हमारी बॉडी काफी हेल्दी रहे, उस तरीके से इनके लिए भी हेल्दी बैलेंस डाइट की रिक्वायरमेंट होती है. अब जो कैटल्स है ना वो सफर करते हैं नंबर ऑफ डिसीज से. अभी ये जो डिसीज है इनके अलावा, लाइक कॉजिंग टीथ, रिड्यूस मिल्क प्रोडक्शन, a healthy animal feeds regularly and has a normal posture.
द पैरासाइट्स ऑफ द कैटल में भी बोथ, अब जो पैरासाइट्स होते हैं ना कैटल्स में, वो एक्सटर्नली भी हो सकते हैं और इंटरनली भी हो सकते हैं। अब जो एक्सटर्नल पैरासाइट्स होंगे ना, वो कहाँ पे रहेंगे, उनकी स्किन में रहेंगे, और ये मेनली क्या कॉज करेंगे, स्किन डिसीज। और जो इंटरनल पैरासाइट्स होंगे ना, लाइक वर्म्स हो गए, अफेक्ट वो हम उनके जो स्टमक होगा उसको अफेक्ट करेंगे, उनके जो इंटेस्टाइन होगा उसको अफेक्ट करेंगे, वाइल फ्लूक्स होगा वो डैमेज करेंगे इनके लीवर को। इन्फेक्शियस डिसीज आर ऑल्सो कॉज बाय बैक्टीरिया एंड वायरसेस। वैक्सीनेशन, इसलिए क्या होता है, उनका भी वैक्सीनेशन किया जाता है, आर गिवन टू फार्म एनिमल्स अगेंस्ट मैनी मेजर वायरल एंड बैक्टीरियल डिसीज। नेक्स्ट है पोल्ट्री फार्मिंग। तो पोल्ट्री फार्मिंग इज अंडरटेकन टू रेज डोमेस्टिक फाउल फॉर एग प्रोडक्शन। ठीक है, एग प्रोडक्शन के लिए लाइक चिकन, मीट, इनके लिए पोल्ट्री फार्मिंग में भी इम्प्रूवमेंट किया जाना चाहिए। फिर क्या होता है, इसमें भी क्रॉस ब्रीडिंग करवाया जाता है, उसके लिए प्रोग्राम्स होते हैं बिटवीन इंडियंस एंड फॉरेनर्स ब्रीड्स। For variety improvement are focused on to develop new variety for the following desirable traits। अब क्या क्या traits होते हैं, like number and quality of chicks, dwarf broiler parent for commercial chick production, समर अडेप्शन कैपेसिटी होनी चाहिए, टॉलरेंस टू हाई टेम्परेचर, मतलब हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सके, लो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट, reduction in the size of the egg laying bird with ability to utilize more fibrous cheaper diets formulated using agriculture by products। तो ये कुछ ऐसे ट्रेड्स हैं जो रिक्वायरमेंट होते हैं। एग एंड बॉयलर प्रोडक्शन, अब देखो इसमें बेसिकली क्या होता है, जो ब्रॉयलर जो चिकन्स होते हैं आर फेड विथ विटामिन रिच सप्लीमेंट्री फीड फॉर ग्रोथ, गुड ग्रोथ रेट एंड बेटर फीड efficiency। तो इसके लिए केयर इज टेकन टू अवॉइड मोर्टेलिटी एंड टू मेंटेन फीदरिंग एंड carcass quality। They are produced as broilers and sent to market for meat के पर्पस के लिए मार्केट में सेंड किया जाता है। तो उनके जो गुड प्रोडक्शन हो, तो पोल्ट्री जो बर्ड्स होती है ना, वो गुड मैनेजमेंट प्रैक्टिस आर इम्पोर्टेंट, इससे काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी क्या इंक्लूड्स करते हैं मेंटेनेंस में, लाइक टेम्परेचर हो गया, हाइजीनिक कंडीशन कैसी है, हाउसिंग की, एंड पोल्ट्री फीड्स पे भी डिपेंड करता है, एज वेल एज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिसीज एंड पेट्स का भी। अभी जो हाउसिंग होगी, न्यूट्रिशनल एंड एनवायरमेंटल है ना, वो रिक्वायरमेंट ऑफ ब्रॉयलर्स आर समवॉट डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ एग लेयर्स। एग लेयर से ये जो ब्रॉयलर्स होते हैं उससे काफी थोड़ा डिफरेंट होता है। द राशन, मतलब जो डेली फूड रिक्वायरमेंट होता है ना ब्रॉयलर्स के लिए, वो क्या होगा, प्रोटीन रिच विथ एडिकेट फैट। अब जो लेवल होता है विटामिन का, लाइक विटामिन ए हो गया, के हो गया, इसका क्या होना चाहिए, काफी हाई होना चाहिए इन द पोल्ट्री फीड्स। अभी जो पोल्ट्री फाउल होते हैं ना, सफर करते हैं ये भी बहुत सारे डिसीज से, लाइक अभी डिसीज किस वजह से होगी, वायरस हो गया, फंगाई हो गया, बैक्टीरिया हो गया, पैरासाइट्स हो गए, एज वेल एज फ्रॉम न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज, या तो कोई ना कोई न्यूट्रिशन की कमी की वजह से भी, है ना। अभी जो नेसेसिटीज प्रॉपर क्लीनिंग, सैनिटेशन एंड स्प्रेइंग ऑफ डिसइंफेक्ट्स एट रेगुलर इंटरवल्स। Appropriate vaccination can prevent the occurrence of infectious disease and reduce loss of poultry during an outbreak of disease. Next is fish production। जिस तरीके से हमने पोल्ट्री की बात करी, हमने कैटल फार्मिंग की बात करी, उस तरीके से क्या है, फिश का भी प्रोडक्शन के लिए काफी जो वहां की जो सराउंडिंग होगी वो काफी अच्छी होनी चाहिए। तो क्यों, देखो जो फिश है वो चीप सोर्स है एनिमल प्रोटीन के लिए, ठीक है, वो हमारे जो फूड में मतलब बहुत ही चीप वे में हमें फिश अवेलेबल रहता है। लेकिन अगर देखो हमें फ्रेश क्वालिटी में मिले तो इसलिए उसके जो मेंटेनेंस है उसके पे भी ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो पहला है मेराइन फिशरीज। तो इंडिया में मेनली जो मेराइन फिशरीज रिसोर्सेज है ना, वो इंक्लूड करते हैं 7,500 किलोमीटर ऑफ कोस्ट लाइन में एंड डीप सीज बियॉन्ड इट। पॉपुलर मेराइन फिश की जो वेराइटीज होती है ना, इंक्लूड करते हैं प्रॉम्फेट हो गया, मैक्रल, ट्यूना, सैर्डिनेस एंड बॉम्बे डक, ये कुछ इनकी वेराइटीज हो गई। नेक्स्ट है इनलैंड फिशरीज। अब जो इतना भी फ्रेश वाटर रिसोर्स होगा ना, लाइक इंक्लूड करते हैं कैनल्स को, पॉन्ड्स, रिजर्वॉयर्स एंड रिवर्स। ब्रैकिश जो वाटर होता है रिसोर्स, वेयर जहाँ पे क्या होता है, जितना भी सी वाटर होता है वो फ्रेश वाटर वो क्या होता है एक साथ मिक्स हो जाता है, वहां पे क्या होते हैं इस्टोरीज होते हैं, लगून्स होते हैं, ये भी क्या होंगे, इंपॉर्टेंट होंगे फिश रिजर्वॉयर्स के लिए। While capture fishing is also done in such inland water bodies, the yield is not high। जो बहुत बेसिकली क्या होता है, जो मोस्ट ऑफ द फिश प्रोडक्शन फ्रॉम दीज रिसोर्सेज इज थ्रू एक्वाकल्चर। इसके थ्रू हम क्या करते हैं, इनका
अब इनके साथ में बहुत सारी क्या होती है, प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती है। अब क्या प्रॉब्लम्स है? कंपोजिट फिश कल्चर इज दैट, इसमें बहुत सारी जो ब्रीडिंग होती है ना फिश की, ओनली ये हम सिर्फ मानसून के टाइम पे करवा सकते हैं। अगर जो फिश के जो सीड इज कलेक्टेड फ्रॉम द वाइल्ड, इट कैन बी मिक्स विद दैट ऑफ द अदर स्पीशीज एज वेल। सो अ मेजर प्रॉब्लम इन फिश फार्मिंग इज द लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी सीड्स। अब इसको ओवरकम कर, इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए बहुत सारे वेज को इंट्रोड्यूस किया गया। To breed these fishes in ponds using hormonal stimulation. This has ensured the supply of pure fish seeds in desired quantities. Next is beekeeping. अब देखो हनी है वो वाइडली यूज करते हैं एंड देयरफॉर बी कीपिंग को भी फॉर मेकिंग हनी हैज बिकम एन एग्रीकल्चर एंटरप्राइजेस। बी कीपिंग नीड्स लो इन्वेस्टमेंट। इसमें क्या होता है, बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट। जो फार्मर्स हैं यूज इट एज एन एडिशनल इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी इन एडिशन टू हनी। द बीहाइव्स जो होते हैं आर अ सोर्स ऑफ वैक्स। वैक्स का भी क्या है, सोर्स है, जो कि हम यूज करते हैं वेरियस मेडिसिनल प्रिपरेशन में। अब जो लोकल वैरायटी के जो बीज होते हैं ना यूज फॉर कमर्शियल जो हनी के लिए प्रोडक्शन आर एपिस कैराना इंडिका कॉमनली नोन एज इंडियन बी, डोरसेटा द रॉक बी एंड फ्लोरिया द लिटिल बी। ये कुछ बीज के वेराइटीज हैं। और इटालियन बी वेराइटी भी है, मेरीफेरा हैज आल्सो बीन ब्रॉट इन टू इंक्रीज यील्ड ऑफ हनी। दिस इज द वेराइटी कॉमनली यूज फॉर कमर्शियल हनी प्रोडक्शन। अब जो इटालियन बीज हैव हाई हनी कलेक्शन, उनके पास जो कैपेसिटी होती है ना कलेक्शन की वो ज्यादा होती है हनी की, और इनके जो स्टिंग्स होते हैं ना वो काफी बहुत ज्यादा लेस होते हैं। तो ये क्या होंगी, दे स्टे इन एंड गिवन बिहाइव फॉर लॉन्ग पीरियड्स में रह सकती है, वहां पे ब्रीड कर सकती है काफी अच्छे से। वो कमर्शियल हनी प्रोडक्शन बी फार्म्स और अपीयरीज आर एस्टैब्लिश बनाए गए हैं। अब जो वैल्यू होगी, जो क्वालिटी होगी ना हनी की, वो डिपेंड अपॉन द pasturage or the flowers available to the bees for nectar and pollen collection. अब इनके अलावा एक एडिकेट क्वांटिटी में जो पेस्चुरेज और द काइंड ऑफ फ्लावर्स जो अवेलेबल होंगे ना विल डिटरमाइन द टेस्ट ऑफ द हनी। उनके ऊपर टोटली जो हनी का जो टेस्ट है वो डिपेंड करेगा। तो ये तो बात हो गई चैप्टर की। सो थैंक यू, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स। स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोस।